Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Myself Devinder Pratap Singh and I'm a drugs inspector and medical devices officer under Government of India. So very first thing, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ. I am really very sorry to each one of you because I am not able to post any videos on my YouTube channel, and this is because of my schedule which is quite scattered and too much busy right now just because of the duties and responsibilities that has been assigned to me in my workplace. And right now as well is a holiday actually, but I am traveling just because of some official duty that I have to take care. So I don't know when this video will be uploaded, but you will get it, and a lot of things I'll gonna discuss in this video. The point is actually new iPhone have a issues. It's have a C type cable, and this is the old microphone. I don't know how much voice will be captured in the phone directly because I'm not able to connect my this headphone, and due to this might be the voice will be the issue. So the video will be long, and I have a suggestion for each one of you. You can speed up the video so that the matter which is pertains to you is being heard out, because skipping out the content will mostly what will happen कि content काफी सारा निकल जाता है and you will not able to get the desired information which is essentially required. So hello everybody again, and this is a very long time I've been seeing you and talking you and expressing my vocals here. काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा, बहुत दिनों से बात नहीं हुआ था, तो काफ़ी सारे मेरे पास डाउट्स आए थे. एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई रीसेंट वो नहीं था. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सभी का है वो यही है कि दिल्ली में ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसियां कब आ रही हैं. तो दिल्ली में भी ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी, सॉरी नॉट दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज कब आ रही हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले चल रहा था कि 2024 में नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट देखो अभी 2024 ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर, खत्म होने पे आ गया है और कोई नोटिफिकेशन की अभी तक कोई हवा नहीं है. देयर इज नो क्लू व्हेन दैट नोटिफिकेशन विल कम एंड व्हेन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी स्टार्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बैकलॉग वैकेंसीज से काफ़ी सारे ड्रग्स इंस्पेक्टर हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिए हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई गेस इट विल नॉट कम दैट सून. तो माइट बी इट विल कम इन 2025 बट नो प्लान इन 2024. तो पहला तो ये कि अगर वैकेंसी आने वाली है तो वो 2025 में आएगी और वो नए डीसीजीआई साहब ज्वाइन करेंगे, बिकॉज करंट डीसीजीआई विल बी रिटायरिंग इन February 2025. सो इफ ही विल बी एक्सटेंडेड तो वो उनके टेन्योर में होगा, और अगर एक्सटेंड नहीं होते हैं, कोई नया डीसीजीआई साहब हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद ये जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो उनकी मेंटरशिप में होगा. तो देखते हैं कि क्या होता है. अभी की वैकेंसीज अभी 2025 में आती है, उसके भी बाद आती है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो जल्दी आने वाली है. अभी हाल फिलहाल एकदम से जल्दी में नहीं आने वाला कुछ भी. सो अपना दिमाग उसी के हिसाब से प्रिपेयर रखें. सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी 2025 में आएगी, या तो बाय एंड ऑफ 2025, या फिर आती है 2026 में. तो अभी तो नहीं आ रही है, बट हाँ चांसेस हैं कि 25 में आ जाएं, क्योंकि वैकेंसीज पेंडिंग है. तो एक दूसरा जो सवाल था लोगों का कि वो जो 404 वैकेंसीज का एक सर हमने देखा था आपके वेबसाइट पर, वो क्या है. 404 वैकेंसीज समथिंग, 400 प्लस सॉर्ट ऑफ समथिंग वैकेंसीज आर अबाउट टू कम, वो कहाँ पर सर अटक गया. तो वो जो 404 वैकेंसीज हैं, एक्चुअली दिस इज द कैपेसिटी, पेंडिंग कैपेसिटी की इतने लोग हमारे यहाँ अभी ड्यू हैं ज्वाइन वाला डिपार्टमेंट में रिक्रूट करने के लिए. सो इट्स नॉट बी लाइक कि वो सारी एक साथ आने वाली हैं. वो टोटल वैकेंसीज हैं जो अभी खाली हैं फॉर एंटायर इंडिया. तो देखो वो कब तक आएंगी, पर वो सारी नहीं आएंगी. वो माइट भी जैसे 400 है तो वो 4 रिक्रूटमेंट में आए, 100 करके या और कम करके. बट ये है बहरहाल कि 3 से 4 रिक्रूटमेंट लगेंगे उन पूरी वैकेंसीज को भरने के लिए. और मुझे क्या लगता है कि ये सारे 3 या 4 रिक्रूटमेंट होने में कम से कम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 15 साल लेने वाली है. 10 से 15 साल लगेंगे वो 400 वैकेंसीज भरने में, क्योंकि अब ये देख लो 2016 से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है. इट्स ऑलमोस्ट 8 years नो रिक्रूटमेंट हैज केम ऑन यूपीएससी वेबसाइट कि ड्रग्स इंस्पेक्टर का कोई भी रिक्रूटमेंट होने वाला है. तो अभी तक तो कुछ नहीं आया है. तो
मुझे लगता नहीं है कि वो 10 से 15 साल से कम समय में ये पूरा हो पाएगा कि ये जो वैकेंसीज हैं 400 समथिंग वो कब भरी जाने वाली है। तो ये एक आपका इस सवाल का जवाब है कि कब तक आएंगी। तो ये दोनों सवाल हो गए जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बहुत सारे मेरे यूट्यूब से माध्यम से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोगों को जो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े हैं और मैंने उनके लाइफ में कुछ एक छोटा ही सही पर एक रोल अदा किया just to help them कि they'll be selected in the respective drug control department. A lot of people has been selected in the Delhi drug control department and a few people has been selected in the Bihar drug control department and few of them are selected in the Uttarakhand drug control department. And I'm really very happy to see that people are doing really very good and people are doing hard work, people are studying well and they are reading and reading and reading, and because of that reading you'll only gain knowledge and this knowledge will help you out to crack the exam, to experience the stress of interview and you to know ki how you have to handle the situation during the interview and how you'll mentally challenge yourself during the study, during the prep. So ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इन चीज़ों से काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे न्यू कमर्स मेरे चैनल पर आए हैं और काफ़ी दिनों से कोई मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मेरा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है जो मेरे चैनल पे नए मेरे चैनल से जुड़े हैं। प्लीज गो थ्रू ऑल द ओल्ड वीडियोस। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट हाउ टू यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बिकॉज काफी सारे नए बच्चे जो हैं दे ऑलवेज आस्क मी सर प्लीज हेल्प मी कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाएं और देखो ये चैलेंज मेरे को फेस करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड मेरी नई गाड़ी में वो फोन को हैंग करने का कोई सिस्टम नहीं है। आई एम गोइंग बेसिकली राजस्थान एंड दिस ट्रिप इज बेसिकली बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू conduct capacity building training of all the regulators in their respective zones. So we are in the north zone. तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे क्या कहते हैं स्टेट हमारे अंडर में आते हैं, जैसे यूपी आता है, उत्तराखंड आता है हमारे, और ये क्या कहते हैं राजस्थान आता है, ये सब की ट्रेनिंग कराना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यूपी की ट्रेनिंग हमने एक करा दी थी। अब जो ये ट्रेनिंग कंडक्ट होने वाली है ये बेसिकली राजस्थान में होने वाली है। तो हम अब राजस्थान की तरफ बढ़ चुके हैं, तो राजस्थान के रेगुलेटर्स की ट्रेनिंग होने वाली है। सारे जितने भी वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या जितने भी सारे वहाँ पर आपके डीसीओ हैं, ट्रक कंट्रोल ऑफिसर, ये बेसिकली ट्रेनिंग उनके लिए है। तो हम उसी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम 2 दिन पहले जा रहे हैं। छुट्टी है बेसिकली, देखो, बट छुट्टी जैसा कुछ होता नहीं है। तो छुट्टी में भी वहाँ काम करना है, पहुँचना है और जाके वहाँ पर अरेंजमेंट्स करने हैं। ऑल दीज थिंग्स माय कलीग विल बी देयर टू हेल्प मी आउट एंड द होल टीम फ्रॉम द ट्रेनिंग सेल विल बी देयर टू हेल्प अस आउट। तो वो हम करेंगे। और राजस्थान के काफ़ी सारे असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर से और काफ़ी सारे ड्रग कंट्रोलर से, हरियाणा के ड्रग इंस्पेक्टर से, और ये आपके कुछ दिल्ली से भी शायद आ सकते हैं। 1-2 लोग सुना था नॉमिनेट हुए हैं, पर मैंने वो लिस्ट नहीं देखी है कि वेदर समवन फ्रॉम दिल्ली इज कमिंग और नॉट। ओके, सो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि जो बच्चे नए मेरे अकाउंट से या मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरा उनके लिए एक हम्बल सजेशन है कि आप प्लीज़ पुराने वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड है कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। बट मैं आपको एक ब्रीफ सा एक बात बता देता हूँ यहाँ पर। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद ये काफ़ी दिन बाद चैनल पर आएगा, तो नई ऑडियंस भी इसको देख सकती है। तो मेरा सबको यही सजेशन है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कुछ स्पेसिफिकली नया नहीं करना होता है। जब आप नए ग्रेजुएशन में आते हैं तो आपको बस एक चीज़ जिसका ध्यान रखना होता है, आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको हाथ में लेना है, ठीक है ना। और उस सिलेबस का जितना भी टॉपिक्स है उसके अंदर, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है बुक्स के रिगार्डिंग। आप बुक्स वाला वीडियो वहाँ देख लीजिएगा, और बुक्स वाला वीडियो उसके एंड में उसमें डाल दूंगा, जो थंबनेल टाइप जो होता है ना, उसमें आप देख लीजिएगा। तो जितने भी रेफरेंस बुक हैं, आपको वो सिलेबस के सारे टॉपिक्स जो है ना रेफरेंस बुक से स्लोली आपको कवर अप करने हैं और धीरे धीरे वो सारे कवर करने हैं। आपको थॉरली पढ़ना है, कुछ भी उसके अंदर छोड़ना नहीं है। अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे तो यू लॉस समथिंग एंड यू नॉट एबल टू गेन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द टॉपिक। सारी चीज़ें बहुत डिटेल पे पढ़नी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का क्या होता है पता नहीं होता है किस चीज़ से आ जाए।
टेक्निकलिटी जहाँ होती है, क्वेश्चन विल कम इन फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग जो उसके कॉन्सेप्ट में होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, स्ट्रेट अवे होती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें काफ़ी सारे फार्मा स्टूडेंट्स को बड़ा चैलेंज होता है। वो सब्जेक्ट एक ऐसा है कि उसमें आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लाइक मैं डीप क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं आपको ये बताता हूँ डीप क्वेश्चन किसे कहते हैं। अगर हम ड्रग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की हम बात कर रहे हैं तो देखो डीप क्वेश्चन ये बनता है कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें पेनल्टीज जो है जिस सेक्शन में डिफाइन है, उसमें अगर कोई ये कह ले कि कोई ड्रग प्रोडक्ट है वो अडल्टरेटेड भी है और आपका स्पूरियस भी है, तो जो अडल्टरेटेड और स्पूरियस भी है तो उस केस में अक्यूज को कितनी सजा हो सकती है और वो सजा कौन से सेक्शन में डिफाइन है। दिस इज समथिंग डीप क्वेश्चन। तो इतना आपको डीप क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में। ये आपका लेटर ऑन पार्ट है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद का पार्ट है कि हाँ तब आपको ये सब चीजें इतना डिटेल में पढ़नी है। अभी मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है, इतना डीप नहीं आता है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सेक्शन में डिफाइन है, ड्रग्स इंस्पेक्टर की पावर किस सेक्शन में डिफाइन है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, ड्रग्स इंस्पेक्टर का सिलेक्शन जो है रिक्रूटमेंट है वो कहाँ डिफाइन है, जो ड्रग एक्ट की किताब है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, डीसीसी डीटीएबी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो है आपकी पेनल्टीज कौन से सेक्शन में डिफाइन है, ये आ सकता है। लेकिन ये नहीं आएगा कि क्या पेनल्टी है, क्या सजा है, वो सब इतना डीप नहीं आएगा। पेनल्टीज कहाँ डिफाइन है ये आ सकता है। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस चैप्टर में आता है, तो वो आप बेसिक ऊपर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तैयारी करनी है। बाकी तो सारा सब कुछ सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। वो सब्जेक्टिव आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो वो आपने जैसे तैयारी की अपने ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करने के लिए, वैसे ही आपको पढ़ना है। और बच्चे ये भी पूछते हैं कई लोग कि सर मुझे एकदम ग्राउंड लेवल से बता दीजिए कि कैसे पढ़ाई करनी है। ग्राउंड लेवल बेटा यही होता है कि आपको किताबें उठानी है और उसको पढ़ना शुरू कर देना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कहीं पे लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म, आपको पता होना चाहिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी साइंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाता है, ठीक है ना। क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है कोई केमिकल रिएक्शन में, क्या उसके अंदर रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, उसके अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या हीट चाहिए, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से ही आ जाते हैं। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिंथेसिस प्रोसेस का कोई क्वेश्चन आ गया तो वो तो डीप क्वेश्चंस घुसेंगे उसके अंदर से, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट में अगर उस पैरामीटर की अगर कोई एक स्पेसिफिक रिलेवेंस है तो वो एक स्पेसिफिक रिलेवेंस को लेके क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये होती है ग्राउंड लेवल तैयारी, अगर आप मुझसे सिंपल और सरल भाषा में पूछना चाहते हैं। फार्मास्यूटिक्स वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, अच्छे से पढ़िए। फार्माकोलॉजी वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इधर इट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, बोथ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़िए। ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश और जीके से भी क्वेश्चंस कुछ आने लगे हैं। बहुत बेसिक जीके पढ़नी होती है, बहुत डीप जीके नहीं पढ़नी होती है। करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ आप मैथ्स के लिए बहुत रीजनिंग जो आती है, जो 7th 8th 9th 10th लेवल की, 10th ज़्यादा बोल दी है मैंने, 7th 8th इज क्वाइट इनफ। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मोटा मोटा स्तर से सब कुछ पढ़ना है। एक चीज़ और जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरे उसमें सिलेबस में ये लिखा हुआ है ड्रग्स डिफाइन है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है। जब कोई टॉपिक का एक सिंपल नाम लिखा है ना, आपको एंटायर टॉपिक पढ़ना है, उसके अंदर जितने ड्रग हैं सब कुछ पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। अगर एक टॉपिक का नाम पढ़ रहा है, उस टॉपिक के नीचे से जितनी ब्रांचेस निकलती हैं सब कुछ कवर करना है आपको। फार्माकोग्नोसी में अगर किसी ड्रग का नाम स्पेसिफिकली लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो ड्रग के बारे में पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। उस ड्रग की अगर कोई ब्रांचेस हैं तो वो आपको कवर करनी है। अगर एल्कलॉइड लिखा है तो आपको एंटायर एल्कलॉइडल सिस्टम पढ़ना है। अगर एल्कलॉइड के आगे डैश करके कुछ एल्कलॉइड ड्रग के नाम लिखे हुए हैं
then you have to study those alkaloidal drug individually. It's not like you have to completely cover all the alkaloids. So just listen my words ki what I am saying, ki how you have to determine ki what capacity of the syllabus you have to study in the topics. So this is the main concept which I have told you कि इस तरीके से आपको पढ़ना है. तो इस तरीके से करते करते आपको अपनी तैयारी जो है ग्राउंड लेवल से करनी है और इसको बहुत अच्छे से करना है मेहनत करके, और ये सारा कुछ कवर हो जाएगा. बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है. अगर आप अर्ली जितना शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. बस ये है मेन बात कि आपको रेफरेंस किताबें पढ़नी है. रेफरेंस बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए होंगे, उन्होंने कोई स्पेसिफिकली तैयारी नहीं की है इसके लिए, एग्जाम के लिए. वो क्या करते हैं, अपना कॉलेज में ही नाइपर के जितने बच्चे होंगे, आपके डिप्सार के जितने बच्चे हो गए, बाहर के और जो बिट्स प्लानिंग के बच्चे हो गए, बिट्स मर्सा के बच्चे हो गए, जो भी मेरे ऑडियंस है यहाँ पर या मेरे कलीग्स हैं यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं, जो वहाँ से हैं, मुझे पता है उनकी डेप्थ ऑफ रीडिंग कैपेसिटी क्या है. वो शुरू से ही रेफरेंस बुक से पढ़ना पसंद करते हैं और वो रेफरेंस बुक ही पढ़ते हैं. मुझे नहीं लगता उनको कोई ट्रबल या चैलेंज टाइप की चीज़ आती होगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और कोई अलग से तैयारी करनी पड़ती है. आप अगर कंसेप्चुअली अगर आपने पढ़ाई किया, बिना पढ़े भी ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम दोगे, आप निकाल दोगे. बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने ऐसे ही एग्जाम निकाला है, उनके लिए उन्होंने कोई अलग से तैयारी नहीं करी है. बस वो शुरू से ही रेफरेंस बुक से ही पढ़ाई की है. सब एकदम बढ़िया, एकदम लिपिनकॉट से लेके कैटजंग वेटजंग, फार्माकोलॉजी, केडी त्रिपाठी, सब बढ़िया एकदम किताब पढ़ते हैं. और ये एग्जाम उनके लिए इट्स लाइक अ ब्रेड एंड बटर. ये यूपीएससी का लेवल का, ये यूपीएससी के मेन एग्जाम जैसा नहीं है कि आपको बहुत डीप में घुस के पढ़ाई करनी पड़ती है. ये एक टेक्निकल एग्जाम है, जिस टेक्निकल पढ़ाई को हम 4 साल करते हैं, और वो 4 साल की पढ़ाई करके भी अगर हमसे एग्जाम ना निकले तो थू है हमारे ऊपर. तो आराम से निकलेगा एग्जाम. मेहनत करो, बढ़िया से दिल लगा के पढ़ाई करो. सारे सब्जेक्ट टॉपिक सब कुछ वहाँ रखे हुए हैं और आराम से सब हो जाएगा. तो मेहनत करते रहो एंड देयर इज नो स्टॉप. यहाँ इस बात को, इसको मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ. अगला मैं एक टॉपिक कवर करता हूँ. काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. काफ़ी सारे +2 किए हुए बच्चे हैं जो अभी इस कश्मकश में हैं कि सर हमको फार्मेसी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नए बच्चों के भी मैसेज आए हैं कि सर हम नए अभी जस्ट हमने वी हैव कंप्लीटेड आवर +12, सो वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट वेदर वी हैव टू गो विद द बी फार्म, D farm, whatever it is, or we'll go for a normal graduation so that we'll able to participate in other competitive exams. So my dear friends, I am really very precisely specific about this thing कि अगर आपका भी फ्रेश है तो मेरे हिसाब से आपको फार्मा में नहीं घुसना चाहिए. बिकॉज फार्मा क्या है ना, एक बहुत छोटा सा एक डिवीजन है जहाँ एक गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो देर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स विच यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स. जो टॉप प्रायोरिटी जॉब है जो किसी के लिए होती है इन फार्मेसी, दैट इज द ड्रग्स इंस्पेक्टर, वेयर यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ पावर. ओके, एंड द सेकंड जॉब is a drug analyst job. It's kind of a analyst who is working in the laboratory. Scientist level job in the CSIR, CDRI and NIPER, DIPSAR and all these stuffs. And a teaching job in all these government organizations. These also comes in the pharmacy purview and very limited, and a very most common job is your pharmacist job. So these are the very limited options which you will get in the pharmacy in a government sector. So when you opt a normal graduation, the scope is widen a so lot. अगर आप normal graduation करते हैं, आप SSC का भी एग्जाम दे सकते हैं. आप normal graduation कर रहे हैं तो आप PCS की भी तैयारी कर सकते हैं या सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं. ऑल डिपेंड अपॉन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी. सबको अपनी कैपेसिटी पता होती है. मेरा तो बस ये कहना है कि अगर आपका कैपेसिटी बैरियर वो यूपीएससी वाला नहीं है तो आपको पता होता है अपने अंदर. फर्जी टाइम मत वेस्ट करो, वो चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आप कर सकते हो. तो वहाँ मेहनत करनी चाहिए जहाँ पर आपको डायरेक्शन हो. दूसरा, अगर आपके फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट है तो इससे अच्छा कुछ है नहीं. बेइंतहा मेहनत करो और लग जाओ. हम थोड़े पागल थे, होने के बाद भी घर से थोड़ा दूर रहे, अलग अलग रहे और इस चक्कर में इन चीज़ों को हम फोकस नहीं कर पाए और आज हम यहाँ पर है. बट ओवर एंड ऑल इट्स ऑल गुड. आई एम डूइंग रियली वेल एंड आई एम फीलिंग वेल. सब अच्छा है. एक सेकंड रुकिएगा.
तो हम आगे बढ़ते हैं इस बारे में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फोन आ गया था घर से। तो ये जो हम बात कर रहे थे तैयारी को लेके, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, अभी जो बात चल रही थी हमारी कि कहाँ में जाना चाहिए, तो अगर आपके घर में कोई है सिविल सर्वेंट, आपको ऑप्शन है इस चीज़ का कि यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर एंड यू कैन लर्न समथिंग, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है इस लाइफ में। वहाँ जाओ और वो नौकरी है, बढ़िया नौकरी है एकदम। यहाँ भी आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, ऐसा नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ पावर्स व्हेन यू आर इन द फील्ड, आपको काफ़ी सारे पावर्स मिलते हैं। बट माय हम्बल सजेशन इज यूज दोस पावर प्रिसाइजली एंड करेक्टली in order to safeguard the public health and to do for what you are here in the department. So this is my humble suggestion to each one of you जो भी नए सिलेक्ट हुए हैं बच्चे और आने वाले समय में सिलेक्ट होने वाले हैं। इसका गलत तरीके से पब्लिक के शोषण करने के लिए नहीं है कि हमें पावर मिली है तो हमें किसी को परेशान करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सही डायरेक्शन में ले जाके यूज़ करना है और हमें पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये श्योर करना है कि दवाइयाँ जो भी हैं बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल हो पाए और अपनी जो है अपना कंट्रीब्यूशन आप जहाँ तक कर सकते हैं वो करिए आप। तो बी फार्मा करने का ऑप्शन मैं नहीं दूंगा किसी को। अगर कोई +2 का है, अगर ले चुके हो आप एडमिशन, तो डेफिनेटली देयर इज नो सच ऑप्शन फॉर यू, तो आप करिए तैयारी। लेकिन आप बी फार्मा करने के बाद भी अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप SSC की तैयारी कर सकते हैं, तो दैट विल बी द वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज ना वहाँ आपको रेंज बहुत बड़ी है, स्कोप बहुत बड़ा है। एक बार आपने उस चीज़ की तैयारी कर ली तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन के तरह अपनी बी फार्म की डिग्री को ट्रीट करिए और आप सारे डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए। एक यूपी में एग्ज़ाम होता है, यूपी ये जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है वो प्रिलिमिनरी एक एग्ज़ाम कराता है, उस एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद उसका एक स्कोर कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जितनी भी आपकी यूपी में वैकेंसी निकलती हैं उस लेवल की, ठीक है ना। ग्रुप C वाली या ग्रुप B नॉन गैजेटेड पोस्ट जितनी निकलती हैं उस सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ड्रग एनालिस्ट का जो वैकेंसी है वो उसी के माध्यम से है, जिसके पास उसका स्कोर कार्ड है। ओनली दोस कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। तो मुझे भी यह चीज़ पता नहीं थी क्योंकि मेरे टाइम पर थी नहीं। आई वॉज अ ड्रग एनालिस्ट इन द यूपी गवर्नमेंट लैब। जो नए ऑडियंस है जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है, तो आप उसके एग्ज़ाम को देना। यूपी के लोग जो है, बाकी बाहर के भी लोग उससे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको लेने के बाद आप अपना एक स्कोर कार्ड अपने पास रखिए, तो वो आपको बड़ी हेल्प करने वाला है। और इसके बाद आप तैयारी करते रहिए। और नॉर्मल ग्रेजुएशन की ये सब तैयारी करने से आपको ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास वेराइटी ऑफ चॉइसेस हैं, आप कहीं भी घुस सकते हैं। जहाँ पे वेराइटी ऑफ चॉइसेस होती है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। बाहर के स्टेट्स में ड्रग्स इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है हर जगह पर। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो नॉर्थ के जो हैं स्टेट्स वो तो ठीक है, बिकॉज वहाँ कोई लैंग्वेज बाउंड्रीज नहीं आती हैं। जैसे पंजाब में भी पंजाबी होना मैंडेटरी है, महाराष्ट्र में मराठी होना मैंडेटरी है, तमिलनाडु में तमिल होना मैंडेटरी है। इट्स ऑल लाइक दैट। अगर लैंग्वेज का बैरियर है तो यू विल नॉट एबल टू इवन अप्लाई, बिकॉज you don't have a knowledge of reading and writing of those specific languages। तो वो एक चैलेंज है। तो वहाँ के लोकल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और ये एक तरीके से ठीक भी है, कम से कम वहाँ लोकल स्टेट का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इस चीज़ से। तो ठीक है, जिसके लिए नहीं है वहाँ सेंटर में अप्लाई करें, वहाँ ऐसी कोई लैंग्वेज बाउंड्रीज नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि फार्मा में बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और आपके पास गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट अगर आप SSC की तैयारी करते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सब में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपका सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है क्वाइट हाई और आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आपको करने के लिए। तो जिसके पास भी अगर ये डाउट है तो मेरी तरफ से आप फ्री टू गो हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन करो। और अगर आपने फार्मेसी भी कर ली है और अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली विल गो विद द SSC काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज फार्मा में ना बहुत ही ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जिसको ये है कि भाई उसको पहले सिलेक्शन से ही एक गेस्टेड ऑफिसर बनना है, तो फार्मा इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। SSC की भी जो टॉप लेवल पे सिलेक्शंस होती हैं वहाँ आपको गेजेटेड होते होते भी 5-7 साल, 8 साल, 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द DPC, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, हाउ सून द प्रमोशन विल कम इन your department area of selection. Like if you are in a income tax, sale tax, customs, it's all depend upon the department to department how many vacancies from the either from the backlog or fresh vacancies or from the people who are retired
are being generated and those vacancies are being filled by the promotion process by the DPC. So it's all depend upon that. So a lot of things are there. If you are opting your normal graduation and going through with the SSC and other competitive exam, your probability of selection is quite high. If you are comparing it with the pharmacy and the options which you have available with you when you are studying in the pharmacy. So I am going to say clearly very again and again that other option is far better than the pharmacy option, and I'll never recommend anyone to go with the pharmacy, because when I did my pharmacy it was a boom in the industry. काफी ज़्यादा boom थी. Sorry, I am doing all kind of stupid thing. एक मच्छर आ गया तो जब मैंने अपनी फार्मेसी किया था, डिप्सार में था मैं, तो मैंने एक ट्रेंड देखा था वहाँ पे. वहाँ के बच्चे इंडस्ट्री में सिलेक्ट हो रहे थे, काफ़ी जगहों पर अच्छी जगहों पर इनका रिक्रूटमेंट हो रहा था, एंड दे आर गेटिंग वेरी ग्रेट सैलरीज. मतलब इट वाज अ टाइम ऑफ 2004-5 एंड पीपल आर गेटिंग सैलरीज लाइक 60,000 70,000. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ईयर. सो फार्मेसी का ना उस टाइम पे बड़ा तगड़ा बूम था. मतलब मास्टर्स कर रहे थे लोग, मास्टर्स करने के बाद क्या गजब की सैलरी मिल रही थी. लॉट ऑफ पीपल वेंट आउट अब्रॉड एज वेल. डिप्सार के हमारा ट्रेंड हुआ करता था, वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग बाहर ही जाते हैं अपनी MS और PhD पोस्ट डॉक करने के लिए. तो वहाँ तो कल्चर है बाहर जाने का. तो वो बड़ी अच्छी सैलरीज और बड़े अच्छे पैकेजेस उनको ऑफर किए जा रहे थे. तो मुझे लगा यार ये बढ़िया है सिस्टम, एकदम बढ़िया है सब. तो मैंने जैसे पहले बताया हुआ है, मैंने मेडिकल छोड़ दिया था, मैंने MBBS नहीं किया था. मेरे टाइम पर जब मैं स्कूल में था तो मेरी 14th रैंक थी CPMT में. मेरा काफ़ी एक रफ पैच है मेरे बारे में. मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में शायद मैंने ये सब बातें बता रखी हैं. अब आप प्लीज़ सुन लीजिएगा. वापस से बोलना ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, और काफ़ी सारे लोग ये बोलते भी हैं, भाई तूने क्यों ही छोड़ दी, डॉक्टर होता आज. तो मैं इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करता. आज डॉक्टर मेरे साथ बैठते हैं, मैं ऑडिट करने जाता हूँ, डॉक्टर मेरे सामने होता है, वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं. सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन. आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ नहीं है कि. और दूसरा ये कि डॉक्टर की कोई लाइफ नहीं होती है. वो सारी लाइफ ना अपनी या तो पैसा कमाने में निकाल देता है, या फिर अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो समाज सेवा में निकाल देते हैं. उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता समाज सेवा करने के. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इतना होना चाहिए. लाइफ है आपके पास तो अपने लिए भी टाइम होना चाहिए. तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है. मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ. जिम जब पॉसिबल होता है, मैं हेल्थ के लिए पूरा मोटिवेटेड हूँ. जब मेरे को टाइम मिलता है मैं हेल्थ के लिए जिम भी जाता हूँ. जैसे अभी भी मैं जयपुर जा रहा हूँ, बीच में टाइम लगेगा. डेली शाम को ट्रेनिंग कराने के बाद मैं जिम जाऊँगा. मेरे पास एनी टाइम का वो है. तो जयपुर में 7-8 एनी टाइम फिटनेस है, तो कहीं भी जाके पॉसिबली आप जिम ट्रेन कर सकते हो, तो कोई इश्यूज नहीं आने वाले. तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि मेहनत करते रहो, लगे रहो, और अच्छा आपके साथ हो जाएगा. सबसे बड़ी चीज़. और ये वाला पॉइंट सॉर्टेड हो गया है कि आपको अभी कहाँ जाना है, नॉर्मल ग्रेजुएशन में जाना है या उस ग्रेजुएशन में जाना है. ये चीज़ अभी हाल फिलहाल यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दी है. तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए. देखो मैं आपके साथ प्रोस्पेक्टिव शेयर कर सकता हूँ, लेकिन डिसीजन और कॉल लेना वो आपका अपना ओपिनियन होगा. बिकॉज मैं ये बोल दूँ कि आप ये कर लो, ऐसा नहीं होता. आपको खुद सोचना है इस बारे में. आपको अपने सारे पैरामीटर्स एक जगह इस तरफ रखिए, एक जगह इस तरफ रखिए, अपने ऑप्शंस देखिए, उनको क्रॉस इवैल्यूएट कीजिए. आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप डिसीजन लेने की एक ना उस पर आ जाओगे, एक ट्रैक पर आ जाओगे. जब तक आपके अंदर डिसीजन कैपेबिलिटीज नहीं है अपने करियर को लेके, आप जॉब में जाके क्या करने वाले हो. क्योंकि ये सारी जितनी भी पब्लिक डीलिंग वाले जॉब्स होते हैं ना, आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आना बहुत ज़रूरी होती है. स्पेशली हमारे प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज यू हैव टू डील विद सो मेनी सिचुएशंस इन एक्सटेम्पोर वे विच यू हैव नेवर बीन हैंडल्ड. एंड काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे अगर आपके अंदर ना डिसीजन कैपेबिलिटीज नहीं है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ खत्म करता हूँ. दूसरा एक क्वेश्चन मेरी सैलरी को लेके आता है कि सर गवर्नमेंट यहाँ ड्रग्स इंस्पेक्टर में सैलरी क्या मिलती है. देखो सैलरी जो फ्रेशर्स की होती है वो आई गेस 60-70,000 के मिडिल गेस होती है. मेरी सैलरी करेंटली आई गेस, अगर मैं वो जो कटता है पैसा वो उसको हटा के कह दूँ, मेरे अकाउंट में अभी जो टैक्स वैक्स काट ले रहे हैं वो लोग, अभी करीब मेरे को कितना टाइम हो गया, 16 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ. और 8 साल के जितने भी मेरे इंक्रीमेंट्स लगे होंगे उसके बाद आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 96,000 इन माई सैलरी. और बाकी के सारे हमें क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं. देखो हम फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल हैं अगर हम ऑफिशियली कहीं जा रहे हैं. जैसे मैं अभी जा रहा हूँ जयपुर में पहली मेरी एंट्री है. तो अगर मैं जाना चाहता तो मैं जयपुर बाय फ्लाइट जा सकता था और गवर्नमेंट विल पे मी फॉर दैट.
ठीक है ना। लेकिन अब मैं जैसे अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ पर्सनली, तो गवर्नमेंट विल नॉट पे मी बिकॉज आई एम यूजिंग माई ओन ट्रांसपोर्ट। तो ये मैं अपने कंफर्ट के लिए जा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे इसके लिए कुछ पे नहीं करने वाली है, ये सब मुझे अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। और मैं ये सब एक्चुअली गाड़ी से क्यों जा रहा हूँ, मुझे मेरा वही है, काफ़ी सारे इश्यूज हैं। मुझे जिम जाना पड़ता है, मेरे को डाइट, ये वो, कपड़े, मेरा लगेज, पूरी गाड़ी मेरी पीछे भरी हुई है, उसके बाद पीछे पूरा ट्रंक मेरा काफ़ी सारा सामान से लदा हुआ है। तो दो तीन तरीके के सामान जो लेके जाने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें मैं फ्लाइट में नहीं कवर अप कर सकता और मेरे बस की नहीं है ये सब करना। एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड वाइफ, जिसने मुझे इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। एंड शी इज़ माई स्ट्रॉन्ग बैक, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और मैं जॉब करने में एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं सोचता नहीं हूँ, शायद अभी नहीं सोचता, पहले बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो यहाँ तक आने के लिए और साथ मिलके जो हमने एक अपने काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके फाउंडेशन रखी और उसको हम साथ में रह के आगे बढ़ा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड एंड हर कि सब कुछ स्मूथली जा रहा है और सब अच्छा है। आई विश कि ऐसे ही हम मेहनत करें और लोगों को इंस्पायर करें और सब अच्छा होता रहे, हमसे और लोगों के घर भी चलें, तो वो इससे अच्छी कोई अच्छी बात रही है कि आपकी प्रेजेंस से लोगों का भी भला हो सकता है। तो गवर्नमेंट पे फॉर द फ्लाइट, ओके। एंड अगर आप ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कहीं भी जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर आपको कहीं भी भेज रहे हैं लोग, तो अगर फ्लाइट वहाँ जाती है, यू कैन गो विद द फ्लाइट। अगर वहाँ फ्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है, जैसे आपको मान लो किसी एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर फ्लाइट नहीं जाती, तो आप कोई भी एक ऐसा नियर बाय स्पॉट देख सकते हैं जहाँ तक फ्लाइट जाती है, वहाँ तक फ्लाइट से जाइए। उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, बस से जाइए, बस का टिकट रख लीजिए, बस का टिकट जो होगा उसका पैसा आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट विल गिव ऑल दिस थिंग। जहाँ आपको चैलेंज आता है वो आपको आता है होटल एक्सपेंसेस को लेके, बिकॉज गवर्नमेंट के रेट फिक्स होते हैं होटल को लेके। जैसे अभी करेंटली आई गेस 928 रुपये का कुछ रेट है, 938 रुपये का कुछ रेट है जो हम ट्रक इंस्पेक्टर के लिए है। इसके ऊपर जो असिस्टेंट ट्रक कंट्रोलर होते हैं उनका ये चीज़ बहुत बढ़िया है, उनका 3-3.5 का है। तो 3-3.5 इज अ गुड अमाउंट और आपको एक अच्छा होटल मिल सकता है। लेकिन 928 है, 900 रुपये में आपको किसी अच्छे सिटी में कोई अच्छा होटल नहीं मिल सकता। आपको कितना सस्ते से सस्ती सिटी भी हो, आप ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हो, तो होटल 2-2.5 का मिलता है, इससे आपको कम नहीं मिलेगा। तो ये एक चैलेंज आता है। बाकी एक दिन का पूरा खाने पीने के लिए जो गवर्नमेंट देती है वो 1000 रुपये देती है। अगर आप 4 दिन के लिए बाहर हो तो आपको गवर्नमेंट 4000 रुपये पे करेगी इस चीज़ के लिए। इंटरसिटी ट्रैवल के लिए 258 रुपये गवर्नमेंट पे करती है कि आपको ऑटो लेके जाना है सिटी में कहीं है वो काम करने के लिए। तो वो इस तरीके से आप अलाउंसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ये अलाउंसेज रिवाइज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन एंड द बजट की थिंग्स गेट रिवाइज्ड बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट अमेंडमेंट जो भी आती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये रेट्स रिवाइज होते रहते हैं। जो मैंने आपको प्राइजेस बताए हैं अभी के रिवाइज रेट्स हैं, इससे पहले ये और भी कम थे। 700 रुपये पहले होटल का मिलता था, 700-750 रुपये खाने के 800 रुपये मिला करते थे। और ये इंटरसिटी वाला तो मुझे पता भी नहीं है क्या मिलता था। तो ये इस तरीके से आपको अलाउंसेज हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है। आपको LTC मिलती हैं, 6 बार आप ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। जो नए बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको शुरू के 5 साल या 7 साल तक 2 होम टाउन LTC भी मिलते हैं, आप अपनी होम टाउन तक जा सकते हैं। और आपकी जो 2 होम टाउन LTC हैं उसमें से एक LTC को आप ऑल इंडिया LTC बना सकते हैं। LTC में आप कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, सरकार आपको फ्लाइट का भी पैसा देगी। जैसे कि आप अंडमान फ्लाइट से जा सकते हैं, सरकार फ्लाइट का पैसा देती है। आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी जगह जा सकते हैं, सरकार आपको भी फ्लाइट का पैसा देती है। आप लद्दाख जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, वहाँ के लिए भी फ्लाइट का पैसा आपको सरकार देती है। बाकी और किसी भी जगह आप जाते हैं LTC पर फ्लाइट से तो सरकार आपको उसका पैसा नहीं देगी। जैसे मैं चला गया था अभी केरला, केरला तमिलनाडु चला गया था मैं, कोयम्बटूर में गया फ्लाइट से। उसके बाद मैं वहाँ की ऊटी और वो सब घूमा, मुझे पता ही नहीं था कि फ़्लाइट से पैसा मिलता है नहीं मिलता, तो मुझे फ़्लाइट का पैसा नहीं मिला। तो चीज़ें ठोकर खाने से ही समझ में आती हैं जब पैसे का सत्यानाश हो जाता है। और मैं प्लान कर लेता इससे बढ़िया नॉर्थ ईस्ट तो ज़्यादा बेटर रहता। तो इस तरीके से आपको सारे आपके इंटाइटलमेंट्स हैं, आपको जितने तरीके के आपको यहाँ पर आपको पर्क्स मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, इस पोस्ट के ऊपर, इस एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं, दीज आर द अलाउंसेस। जिसको भी इस बारे में जानकारी लेनी थी, आई गेस जो नए बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं उनको भी
पता लग जाएगा। ये अलाउंसेस जो मैंने बताए हैं आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और जो दिल्ली में इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए हैं ये दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं। ये उनके लिए अलाउंसेस है, क्योंकि जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है, वो सारे के सारे सेंट्रल लॉज के अकॉर्डिंग चलती है। दिल्ली के ड्रग इंस्पेक्टर की भी सैलरी हमारे जितनी होती है, उनके अलाउंसेस भी सारे हमारे जैसे होते हैं। बट बाकी के स्टेट्स के सब जगह अलग अलग है, हर जगह पर अलग अलग सैलरी है, सब जगह का पे स्ट्रक्चर भी अलग है। जैसे राजस्थान का 5400 ग्रेड पे है, तो सबसे अच्छा ग्रेड पे राजस्थान में है, आंध्रा में भी शायद आई गेस नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट टू स्टेट जो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी और जो अलाउंसेस होते हैं वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। मैंने आपको सेंटर वाले अलाउंसेस की डिटेल आपको बेसिक शेयर कर दी कि इस तरीके से होता है। तो आपको थोड़ा रफली आइडिया लग गया होगा कि क्या अलाउंसेस हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें क्या किस तरीके से मिलती हैं इस जॉब के अंदर। ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, आपको काफ़ी अच्छा कुछ नसीब में होगा और वो मिलेगा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस प्रोफेशन में आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप एज अ एंटरप्रेन्योर भी अपना कोई भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। बीइंग अ रेगुलेटरी गाय, आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़िए, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अपना ड्रग डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आयुष का डिपार्टमेंट हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो गया, आपका फूड सेफ्टी अथॉरिटी हो गया, FSSAI हो गया, आपका NCB हो गया, नारकोटिक्स हो गया, आपका वेट एंड मेजर्स हो गया, BIS में आ जाता है वो। इसके बाद आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप इन सारे डिपार्टमेंट में ना लाइसेंसेस अप्लाई होते हैं। आप इनमें लाइसेंसेस अप्लाई कैसे होते हैं, क्या क्या लाइसेंसेस होते हैं, लाइसेंसेस अप्लाई करने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप थॉरली पढ़ो। थॉरली पढ़ के आप अपने फॉर्मेट तैयार कर लो, और उसके बाद आप इन सारी चीज़ों के ऊपर मेहनत करो कि क्या कहते हैं, अगर हम एक रेगुलेटरी कंसल्टेंट की तरह काम करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, हाउ वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड हाउ वी कैन गेट द क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल ओनली गेट द क्लाइंट्स फ्रॉम द इंडिया। आपके सारे रिसोर्सेज और आपकी नॉलेज और आपकी टेक्निकलिटीज डिफाइन करती हैं कि आपके पास क्लाइंट बेस कितना स्ट्रांग होने वाला है आपका। स्टार्ट शुरू से करिए, छोटे से करिए, लोगों से बात करिए, लोगों को बताइए कि आप किस चीज़ में डील करते हैं, आपके अंदर क्या क्या आपके पास एक्सपर्टीज़ है। जितना आप लोगों से बातें करेंगे, शेयर करेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और ये काफ़ी सारी बातें आप सीखेंगे। और एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप एक रेगुलेटरी कंसल्टेंट के थ्रू आप एक अपनी कंपनी रजिस्टर कीजिए, बी अ प्रोप्राइटरशिप एक ओपन कर लीजिए, आपके पास GST नंबर होगा, आप लोगों का कंसल्टिंग का काम लीजिए, उनको लाइसेंसेस प्रोवाइड कराइए, आप मेहनत करके अपने रेगुलेटरी लाइसेंसिंग के बिजनेस में आइए। आप बहुत अच्छा काम है ये, बहुत ज़्यादा इनकम है इसमें। जो यूरोप के रिचेस्ट लोगों में जिनका नाम आता है वो लिबरमैन लेकमैन, वो पूरा ग्रुप है, आपने उसकी किताब भी पढ़ी होगी। वो सब रेगुलेटरी यूरोप के सबसे बड़े रेगुलेटरी कंसल्टेंट हैं, बहुत पैसा है, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना वो कर सकते हो आप इस सेक्टर में। बहुत सारा ऑप्शन है, और अपने ट्रू पोटेंशियल को आपको समझना होगा कि आपके अंदर क्या ट्रू पोटेंशियल है, और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। समझ रहे हैं, पैशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे द मनी विच यू आर गोइंग टू अर्न बाय द जॉब इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई यू, बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अप योर पैशन देन एवरीथिंग इज वेस्ट। शुरू में मैं आया था यहाँ पर, मुझे बड़ा पैशन था, बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ सीखा मैंने, अब सब सीख लिया है यहाँ पर ही वो। अब मैं आगे के लिए सोच रहा हूँ कि कैसे क्या करना है आगे, क्योंकि अब थोड़ा मन कम लगता है, तो चीज़ें जैसे जैसे आएंगी सामने उसको हम फेस करेंगे, और जैसे जैसे न्यू हमारे पास चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करके मैं आगे अपनी लाइफ में प्लानिंग करूँगा, और वो सब करते रहेंगे। मैं आपको चीज़ें अपडेट करूँगा, बट क्या है कि जब तक चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो जाए मैं उनको शेयर करना पसंद नहीं करता। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पीछे से चलती रहती हैं जो मैं करता रहता हूँ, और उसके वजह से इन सारी कोलैबोरेटिवली इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है मेरे को वीडियो बनाने का। बट पॉइंट इज़ व्हाट ना कि मैं वीडियो बनाना भी चाहता हूँ, और मैं एक्चुअली पहले काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी ले रहा था, काफ़ी सारे लोग एग्री हो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बट 90% पीपल आर नॉट एक्चुअली एग्रीइंग फॉर द इंटरव्यू। द पीपल scared to be came in the front of the camera, बट मेरे को ये था कि जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं जाता था, लोगों से बात करता था, अभी भी करूँगा, जब जब मौका लगेगा डेफिनेटली मैं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंटरव्यू वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, डालूंगा,
एंड आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ कि अगर वो हो जाता है तो मैं आपको बहुत क्वालिटी वीडियोस देने वाला हूँ आने वाले समय के अंदर। और आई गेस वो मैं कोशिश करूँगा 2025 में मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ। और करने के बाद अगर मैंने ये कर लिया तो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू आर व्यूइंग ऑन माई चैनल विल बी फार 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 बेटर। और मैं काफ़ी सारे लोगों से आपको एक्सपोजर देने वाला हूँ, तो उसके बारे में मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक्चुअली ज़्यादा नहीं मेहनत कर पा रहा अपने वर्क प्रेशर की वजह से। एक बार ये थोड़ा काम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए और उसके बाद मेरे पास जितने पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं, आई विल फर्स्ट लॉन्च ऑल दीज कोर्ट केसेस। कल ही मैंने कानपुर में 2 कोर्ट केस लॉन्च किए हैं। तो ये सारे एक बार ये सारे जितने काम है ना, एक बार सारे हो जाएंगे ना, तो थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी इस चीज़ को लेके। क्योंकि बैक टू बैक जब कोर्ट जाना पड़ता है तो नहीं होता इतना टाइम और थोड़ा माइंड भी फक्ड अप हो जाता है, नहीं होता इतना। सो इट्स बेसिकली ह्यूमिलेट सम टाइम। सो लाइफ इज़ वेरी हार्ड सम टाइम। तो ये सारी चीज़ें सीख के करनी पड़ती हैं, करेंगे। और एक बार ये सब अचीव हो जाएगा तो बढ़िया से सिस्टम हो जाएगा, तो मैं आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। और काफ़ी सारे लोग हैं डिस्कस करते रहते हैं कि सर मिलना है, मिलने के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। आपको कभी भी मिलना है, आपको आप दिल्ली एनसीआर से हैं या बाहर से हैं, कहीं से भी हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, आपको कभी भी मिलना है, आप बेसिकली आके मिल सकते हैं मुझसे। और वीकेंड पर मैं शायद मिल जाऊँ आपको। और अगर आपको मिलना है तो आप कभी भी मिलना है तो आप गूगल पे जाना, और गूगल पे जाने के बाद सब मेरा एड्रेस पूछते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो तो मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं मिलने के लिए, आप गूगल पे जाना। गूगल पर जाने के बाद आप रोम्स पिज़्ज़ा इंदिरापुरम डालिएगा, रोम्स पिज़्ज़ा इंदिरापुरम, ओके। ये आप डालना गूगल में। जो पहला आपके पास गूगल में लोकेशन आएगा रेस्टोरेंट का, यू विल कम हेयर, कम देयर, वहाँ पर आप आइए और आप वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट का नाम मैंने बेसिकली क्यों दिया, ये इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस लोकेशन फॉर जो मुझसे रिलेट करती है। ये मेरी वाइफ का वन ऑफ द रेस्टोरेंट है जो गाज़ियाबाद में है, और गाज़ियाबाद में मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर आके आप आराम से बैठिए, चिल करिए, और मैं यहाँ पर आके आपसे मिल सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे मिलने में, मैं ऑलवेज ओपन हूँ मिलने के लिए। 1-2 लोग मेरे ऑफिस में भी मुझसे मिलने आए हैं, मैं ऑफिस में भी लोगों से मिला हूँ। बाहर भी काफ़ी बार मुझे लोग मिल जाते हैं। ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, एक भाई मुझे तब मिले थे। अभी हाल में मेरी एक त्रिपाठी जी करके हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मिलने के लिए बोला। मैंने उनको भी रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया। तो आप वहाँ पर आके कभी भी मुझसे मिल सकते हैं वीकेंड वाले दिन। और बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होंगे कि आप वहाँ आए वीकेंड पर और मैं ना मिलूँ। बट हाँ, एक पॉइंट ये है कि अगर आप आ रहे हैं वहाँ पर तो मुझे स्पेसिफिकली मेरे किसी भी वीडियो पर इसके रिगार्डिंग कमेंट कर देना, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना मुझे टैग करके, ताकि मैं आपके इनबॉक्स में आके देख लूँ। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं और मैं एक्चुअली खोलता हूँ सारे पेंडिंग मैसेजेस। लेकिन अगर कोई मुझे ये पूछ रहा है, अगर सिर्फ कोई मुझे हाय हेलो ये सब बोलता है, तो मैं उस मैसेज को नहीं उसको रिस्पॉन्ड कर पाता, क्योंकि मेरे पास इतना सीरियसली टाइम नहीं होता कि मैं हर मैसेज की कॉन्वर्सेशन को रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन मैंने जितने भी कॉन्वर्सेशन, मेरे पास कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन को लेके आते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक डाउट है, वो मुझे लिख के भेजते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, वो मुझे बोल रहा है कि सर मुझे तैयारी करनी है, कैसे करनी है, तो उसके लिए भी मैं रिपीटेटिव एक रिप्लाई नहीं दे सकता। उसके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया था बेसिकली, और उसी के लिए मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किए थे, आप सभी लोगों की हेल्प करने के लिए। तो थोड़ा मेहनत करोगे तभी कुछ आपको हासिल होगा। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हो कि भाई एकदम 1-on-1 में काउंसलिंग कर दूंगा किसी की तो उससे सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ उस यूट्यूब चैनल पे मैंने इतना कुछ डाल दिया है, अगर आपको बेसिक गाइडेंस लेने के बाद अगर आपका विजन सही है ना, आप निकाल दोगे, फोड़ दोगे। पर अगर इतने वहाँ पर जो मैंने मेहनत करके वो सब चीज़ें डाली हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हो और आपने उसे देखा नहीं, डायरेक्ट 1-on-1 मैसेज के बाद अगर आपको फील होता है कि अगर आप कुछ सीख जाओगे, मुझे नहीं लगता आप कुछ सीखने वाले हो। मैं उस बंदे को या उस लड़की को बहुत एडमायर करूँगा और उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा जो मेरे यूट्यूब पर वीडियो पहला कोई देखा हो, उसने वीडियो देखने के बाद मेरे काफ़ी सारे Q&A वीडियोस, इंटरव्यू वीडियोस सारे देखे हों, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आके मुझसे कनेक्ट किया हो और मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और मैंने आंसर किया हो। मैंने बहुत लोगों को आंसर किया है, ऐसा नहीं है मैं करता नहीं हूँ। मैं प्रॉपर एकदम वोकल्स के साथ मैं लोगों को इलस्ट्रेट कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को जो वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करना है कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने रिस्पॉन्स किया है, ताकि लोगों को थोड़ा रियलाइज़ हो कि हाउ हार्ड लाइफ इज एंड स्टिल आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, कि मैं आपको कंट्रीब्यूट कर सकूं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। तो
आप कभी भी मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करा करिए, मेरे नंबर भी है काफ़ी सारे लोगों के पास। मैं नंबर पर ना किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता, मैं व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ता ही नहीं हूँ। मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफिस के लिए है, मैं और कोई काम करता नहीं हूँ, मैं घर वालों से भी बात नहीं करता व्हाट्सएप के ऊपर। तो मेरे को अगर रीच करना है तो बेस्ट मीडियम इज़ द इंस्टाग्राम। मेरे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मुझे मैसेज कीजिए, मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए। मैं वही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको मैं सबसे ज़्यादा ओपन करता हूँ और उसमें मैं चेक करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम सारे जानने वाले सोशल गैदरिंग है वो सब मेरी वहीं पर है। तो मैं जब भी खोलता हूँ, मैं दिन में एक आध बार इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, या एक बार शाम को, एक बार रात में, एक बार सुबह, जैसा भी होता है, मैं टाइम लगता है खोल लेता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं। पर हाँ, अगर आपको कनेक्ट आउट करना है मुझे तो वो दैट इज़ द बेस्ट वे। अगर आप यूट्यूब पर भी कमेंट करोगे तो वो भी मेरे को पढ़ने में आता है, मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद वो मैं सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस वीडियो में। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए इसके अंदर, सिलेबस को लेके, जॉब को लेके, सैलरी स्ट्रक्चर, ये वो, अलाउंसेस को लेके, बाकी सब। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, सर हाउ यू कीप योर हेल्थ रूटीन। एक्चुअली हेल्थ रूटीन को ये मेंटेन करने के लिए क्या है ना, ये सारी चीज़ें ना प्रायोरिटीज़ वाली बातें हैं। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं? जब तक आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ डिफाइन नहीं करोगे, आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको कब क्या करना है और आपके लिए क्या अहम है, क्या ज़रूरी है। तो मैंने जब जिम स्टार्ट किया था, जब मैंने सब शुरू किया था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे और मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो मैं अपने घर पर ही पुशअप्स मारने लगा था। मैं लोगों को देख के पहले तो इंस्पायर हुआ कि भाई देखो कितना स्मार्ट है लड़का, कितना बढ़िया लग रहा है, कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें मैंने देखी। अब मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था उतना। मैं एक्चुअली घर वालों से अपने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेना चाहता था। पैसा बहुत है मेरे पास, मेरी फैमिली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। मेरे फादर DSP रिटायर हुए हैं, बहुत पैसा है मेरे पास, घर पे बहुत पैसा है फादर के पास, बहुत। मेरे आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम माई पैटर्नल बैकग्राउंड, बट मेरा ये था कि जो करना है मुझे खुद ही करना है। तो आई लव बीइंग एज अ स्ट्रगल किड। मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। दूध का पैकेट लेने से पहले भी सोचा करता था मैं, बहुत सारी लाइफ के मोमेंट्स है, बट ये सब चीज़ें ना शेयर करने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि जो आपका हार्डशिप वाला टाइम होता है ना, वो आपको कुछ सिखा के गया है। तो आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लीजिए और उसके साथ आप आगे बढ़िए। रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, तो कम रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है, वो सीखो आप कैसे लेना है। आपके पास जिम में जाने के लिए पैसे नहीं है, घर पर वर्कआउट करो, पुशअप मारो, 10, 5, 15 से शुरू करो और इसको 200, 300, 400, 500 तक लेके जाओ। 500 पुशअप मारना जिस दिन आप सीख गए तो इसका मतलब है कि 1 घंटा आप लोगे पूरा 500 पुशअप मारने में। थक जाओगे, थकने के बाद रेस्ट भी लेना है, 500 पुशअप तक जाओ। आप 6 महीने तक 500 पुशअप्स मार लेना, आप अपनी बॉडी में चेंजेस देख लेना। बॉडी वेट स्क्वाट्स और पुशअप्स 2 आर इनफ। ये आप कर लेना। कहीं आपको जगह वगह मिल जाए करे घर पे या कहीं इधर बाहर उधर, तो लटकना सीख लेना। लटकने के बाद आप चिनअप्स कर सकते हैं, वेरी उसमें आपकी पूरी बैक ट्रेन हो जाएगी। आप ये 2-3 एक्सरसाइज आप कर लो। बॉडी का ना आप कॉम्पोजिशन देखोगे ना, यू विल बी सरप्राइज टू सी आफ्टर 6 months द रिजल्ट your body will get. You will be surprised and you will be very proud on yourself ki how hard you have tried and what you have achieved. So this is the power of the achievement, the fitness and all these things. This will totally change your mindset and the vision and focus. It's totally amazing experience. तो मेरी लाइफ की प्रायोरिटी में ना फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को इसके बिना ना खाना अच्छा लगता है, ना मेरे को सोना अच्छा लगता है, ना लाइफ में कुछ अच्छा करना लगता है। जब तक मेरा लाइफस्टाइल में ये फिटनेस वाला रूटीन अगर अच्छे से काम नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आता लाइफ में। तो ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रायोरिटीज़, और आपको ये सब चीज़ें सेट करनी है अपनी लाइफ में, तभी आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे कि क्या है ये। तो मैं कैसे इन सब चीज़ों को अचीव करता हूँ, वो इसी तरीके से अचीव करता हूँ। और मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से सेट की हुई हैं, तो मैं ये सब चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करता। तो हेल्थ के बारे में यहाँ हो गया। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि कवर करना चाहिए, प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी बातें, और कोशिश करूंगा कि वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं इस तरीके से, तो जब लगा करे तो वो वीडियो बना लूँ, ताकि आपको भी मेरे से बातचीत करने का मौका मिलता रहे और मेरे लाइफ के थोड़े अपडेट मिलते रहे। मैं पहले बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ करता था। एक समय था जब मैं अपने एक लाइफ का स्टेट मूवमेंट ना इंटरनेट पर डाल दिया करता था।
मैंने आज ये खाया, मैंने आज ये पहना, मैंने आज ये किया। मतलब आज से 7-8 साल पहले जब ये ऑरकुट भी रहता था, तब मैं इतना एक्टिव था सोशल मीडिया पर कि सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया। इंस्टाग्राम पर भी मैंने आज से 8-10 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो सारी पोस्ट मैंने डिसअपियर कर दी अपनी मेन प्रोफाइल से। तो अब क्या है कि अब मैं बड़ा लिमिटेड सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन है मेरा। ज़्यादा मेरा मन नहीं करता है पोस्ट डालने का, ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं है और ज़्यादा मेरा मन नहीं करता ना। मैं ज़्यादा फोटोज़ खींचता हूँ, थोड़ा सेक्रेट रहता हूँ और इस चीज़ में अच्छा भी लगता है। तो ये है ऐसा। तो अब कोशिश करूँगा मैं वीडियोस डालने का जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा, और मैं पूरा बेस्ट कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। लेकिन हाँ, मेरा जो प्लान है, मैंने जो आपसे बोला कि मैं कभी करने वाला हूँ, हाँ वो मैं जब भी करूँगा ना, यू विल वांना गेट इट कि भाई क्या है। मैं गाड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम शूटिंग में बहुत स्लो चला रहा हूँ। मैं इतना स्लो गाड़ी चलाता नहीं हूँ। ये मैंने जहाज एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस के लिए ही लिया है, और जिसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिना उनके मैं ये जहाज नहीं ले पाता, क्योंकि मेरी सरकारी तनख्वाह इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करती और ना इसे चलाना अलाउ करती। अगर वो मेरी लाइफ में ना होती तो ये जहाज मेरे पास ना होता। तो मैं इस जहाज को चला के बड़ा खुश हूँ एक्चुअली आजकल। मैं इस चीज़ को एक्चुअली बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, और इन्जॉय करने के साथ साथ मुझे मज़ा आ रहा है। इसीलिए मैं ज़्यादा सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर हूँ। थोड़ा भी घूमने का भी प्लान बनाया है मैंने। मैं शायद किसी एक्सपीडिशन पर भी जाऊँगा गाड़ी को लेके, और बहुत मज़ा करने वाला हूँ। मतलब एक मेंटल पीस के लिए मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो मैं इस गाड़ी को लेके बहुत कहीं जाने वाला हूँ, मज़ा आएगा। कुछ फ़ोटोज़ मैं ज़रूर लूँगा उसके, और मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियोस बनाना तो मेरे बस की बात है नहीं। लेकिन हाँ, मेरे को कुछ लगा कि कुछ साइट व्यूज़ और ये वो रहे, और अपनी आपस जाने में अगर कोई बातचीत वाली बात रही तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। मैं अपने भाई अंकित के साथ जाने वाला हूँ, जब भी जाऊँगा या जैसे भी जाऊँ आपको अपडेट ज़रूर करूँगा जैसा भी रहेगा। और कोई क्वेश्चन रहे आपका, यू आर फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर एंड नेक्स्ट टू मी। एंड मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बातें ऐसी है ना कि कभी ख़त्म होंगी नहीं, और शायद फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो जाए। ऑल्दो इट्स अ न्यू फ़ोन, बट पुराने डाटा से बैकअप करने के बाद इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो मुझे पता भी नहीं है कि कहीं फ़ोन की स्पेस ना ख़त्म हो गई हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कोई भी आपका सजेशन हो या कोई आपका क्वेश्चन हो, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट एंड कनेक्ट मी ऑन माई सोशल प्रोफाइल फॉर स्टेइंग अपडेटेड। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको दूंगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी थी, मेडिकल डिवाइसेस का क्या कहते हैं, एक गैजेट पास हो गया है जिसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ गया है। उसमें डिपार्टमेंट में क्या डाल दिया है कि जो हमारे डिपार्टमेंट में एग्जिस्टिंग एडीसी है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन में, लेकिन जो अभी डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स के अलावा बाकी के ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके रिगार्डिंग शायद हमारे सारे कलीग्स जो है उस गैजेट के अगेंस्ट एक कोर्ट केस करेंगे। तो चलेगा वो प्रोसेस कि जितने भी अभी एग्जिस्टिंग ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी मेडिकल डिवाइस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सके हैं। ऑल्दो हम भी एक मेडिकल डिवाइस ऑफिसर है, लेकिन मेन जो है ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस एक अलग से पोस्ट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर अप्लाई करते हैं। उसमें सारे इंजीनियर मैकेनिकल, ये वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो हम भी हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन वो उनके लिए स्पेसिफिकली वो पूरा चैनल ओपन किया है। तो वहाँ इंजीनियर अप्लाई करते हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस में। लेकिन हम भी मेडिकल डिवाइस ऑफिसर हैं, बिकॉज हम पहले से डिपार्टमेंट में काम तो करना पड़ेगा फील्ड का। लेकिन क्या है कि हमारे लिए चैनल ओपन नहीं कर रखा है, हमारा बंद कर दिया है कि हम एडीसी का अगर वहाँ पे पोस्ट आएगी तो हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते प्रमोशन के लिए, वो वाला है। तो उसके लिए कोर्ट केस करेंगे। दूसरा एक और चीज़ मेरे दिमाग में अभी बहुत अर्जेंट याद आ गई, क्या था वो, हाँ, कि एक्सपीरियंस का क्या है। देखो, जब तक हमारा भारत सरकार का एडवर्टीजमेंट नहीं आ सकता आएगा, तब तक ये नहीं पता है कि एक्सपीरियंस हट रहा है नहीं हट रहा है। लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी है कि एक्सपीरियंस हट जाएगा, जैसे दिल्ली में हट गया है। तो मेरा ओपिनियन मिक्स्ड ओपिनियन है, आपको पहले ही पता है। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए बच्चे जब फील्ड में जाते हैं तो नहीं हो पाता, और डिपार्टमेंट इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं देता है कि वो वहाँ फील्ड में अच्छा कर पाए। तो सीखते सीखते उनको बहुत टाइम लग जाता है, और दिस इज़ नॉट गुड। एक ड्रग्स इंस्पेक्टर जब फील्ड में जाता है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए, और उसको पता होना चाहिए उसको करना क्या है, वो कर क्या रहा है। नया इंस्पेक्टर वहाँ इंडस्ट्री में जाने के बाद अगर ऐसा साउंड करे या ऐसा फील करे कि भाई इसे सीख रहा है, बस मतलब
इतना तो आना चाहिए आदमी कि वो वहाँ पर सिचुएशंस को डील कर सकता है। तो मेरा ओपिनियन ऐसा है। पर बहरहाल ये नए बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी है उसको ग्रैब कर लो और चकड़ लो, समझ गए। तो इस बात को हम यहाँ ख़त्म करते हैं और वीडियो को भी यहाँ ख़त्म करते हैं, जैसा समय बहुत हो गया है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।